हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जल्दी चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, ये जो क्लास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर के। इस क्लास में हम लोग बजट 2024 जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बेसिकली ये जो बजट है ये बेसिकली इसको इंटरिम बजट के नाम से जाना जाता है। यूँ इसको इंटरिम बजट क्या कहते हैं, क्यों इसको इंटरिम बजट कहा जा रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और जनरल बजट और इंटरिम बजट में अंतर क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो ध्यान से इस जो भी चीज़ें बताई जा रही है इस क्लास में बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे पॉइंट्स मैं आपको कवर कराता हुआ चलूँगा, उसको समझते हुए चलिएगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो बजट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी इलेक्शंस होने वाले लोकसभा के, और लोकसभा के इलेक्शन के बाद आपका एक और बजट आएगा जो वो बजट जो होगा वो बेसिकली बीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो बहुत बारीकी से इसको समझते हुए चलिएगा। जितने भी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, मुख्य रूप से जो भी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी मेनली प्रीलिम्स को लेकर के ज़्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि ये बजट उस लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है जिस लेवल पे आपके मेंस के लिए रिक्वायरमेंट होती है। तो ओवरव्यू समझते हुए चलिएगा। जितनी बातें बताई जाएगी वो सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताई जाएगी। पूरा ओवर एनालिसिस यहाँ पे आपको नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये आपका इंटरिम बजट है बेसिकली। ठीक है, तो इसको समझते हुए चलिएगा। सबसे पहला चीज़, अगर हम लोग बजट के बारे में बात करें तो बजट जो है हमारे संविधान में इसका उपयोग कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा। बजट शब्द का जो उपयोग है, बजट शब्द आपको कहीं पे भी हमारे संविधान में नहीं देखने को मिलेगा। अगर मैं बजट शब्द की बात करूँ तो बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं पे भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा चीज़ों को समझते हुए चलिएगा। हर एक चीज़ मैं यहाँ पे लिख नहीं सकता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, संविधान में इसके बारे में कहीं पे भी जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, और इस क्यों बजट क्या होता है? बजट बेसिकली वह होता है जो बेसिकली जिसमें जो हमारे वित्त मंत्री होती हैं, जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, बेसिकली उनको पूरा लेखा जोखा जो हिसाब किताब होता है पूरे कंट्री का, वो उनको बेसिकली प्रस्तुत करना पड़ता है, वो उनको रखना पड़ता है, ताकि उनको पूरा नॉलेज हो सके, पूरा नॉलेज वो देश के सामने रख सके जो भी बजट में डिस्कस किया जाना है। ठीक है, देखिए तीन चीज़ें होती हैं। पहला चीज़ जो होता है वो फाइनेंस बिल होता है, जिसमें बोला जाता है कि टैक्स लेने के लिए बेसिकली ये बताया जाता है कि कितना टैक्स वो सरकार जो है वो ले रही है। दूसरा जो होता है वो बेसिकली अप्रोप्रिएशन बिल होता है। इसमें बताया जाता है कि खर्च करने के लिए जो होती है बिल, वो उससे रिलेटेड होती है, कितना खर्च सरकार कर रही है उस बिल में, उसके बारे में जिक्र किया जाता है। और तीसरा होता है जिसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। ये तीसरा वाला टर्म सभी लोगों ने सुना होगा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 112 में जिक्र किया गया है, और बजट शब्द हमारे संविधान में कहीं नहीं देखने को मिलेगा। उसके जगह पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, जो कि हमारा संविधान में बजट के जगह पे यूज़ किया जाता है। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पूरा हिसाब किताब रहता है कि आने वाले साल में आने वाले सत्र में हमारी सरकार जो है कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा उसके पास आएगा, और कितना कितना पैसा वो कहाँ कहाँ निवेश करेगी, वो सारा लेखा जोखा जो होगा, हिसाब किताब होगा, वो उनके पास पूरा रिकॉर्ड्स में रहता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, अगर मैं बताऊँ तो बजट जो है वो दो तरीके से तैयार किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बजट की बात करूँ तो पहला जो बजट होता है एक संविधान के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बजट समझने के पहले आपको ये सारी चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा जो है वो बजट जो बनता है वो FRBM के अकॉर्डिंग बनता है, FRBM के हिसाब से बनता है। FRBM क्या है? FRBM इज़ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। क्या है इसका फुल फॉर्म? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। ठीक है, ये बेसिकली बजट मैनेजमेंट, ये इसका ये दो तरीके से जो है वो बजट बेसिकली बनता है। अब ये FRBM क्या है? FRBM जो है वो एक कानून है। ठीक है, ये एक अधिनियम है, ये एक क्या है? एक्ट है। जो ये कब आया था? ये आया था बेसिकली 2003 में, ये 2003 में आया गया था। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जिस राज्य में, हर राज्य में एक निर्धारित अमाउंट जो है वो डिसाइड किया जाता है, जो केंद्र की तरफ से दिया जाता है, वो उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। और अगर इनकेस अगर उससे ज़्यादा पैसा ले ले तो उसको बाद में वार्न किया जाता है कि आप इससे ज़्यादा और नहीं ले सकते। बेसिकली हर एक स्टेट को लेकर के एक डिसाइड किया जाता है अमाउंट कि उनको इस
राज्य के डेवलपमेंट के लिए केंद्र की तरफ से इतने अमाउंट जो है वो दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ये बेसिकली FRBM के हिसाब से बजट जो है वो आपका बनता है। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो अभी केरला में देख सकते हैं, केरला बहुत ज़्यादा पैसा ले चुका है और अब केंद्र की तरफ से उसको वार्निंग मिल गया कि अब वो उसको और भी अगर पैसे की रिक्वायरमेंट हो तो वो अब और पैसा उसको केंद्र की तरफ से नहीं मिल सकता। तो क्योंकि हर एक स्टेट का एक लिमिट डिसाइड किया गया है और वो लिमिट केरला जो है वो आज के डेट में क्रॉस कर चुका है, तब उसको ज़्यादा पैसा नहीं ले सकता केंद्र से, तो ये FRBM के अकॉर्डिंग बजट बनता है। ठीक है, तो अगर मैं बजट की बात करूँ तो बजट आने के पहले, बजट जनरली आपका 1 फरवरी को आता है हर साल, और इसके एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले जो आता है वो आता है इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे, अब ध्यान से समझिएगा, दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे सबसे पहले जो बताया गया, जैसे ये एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा बेसिकली इसको पेश किया जाता है। चलिए मुझे बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपसे कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है वो कौन है, वो आपको बताना है। और ये बेसिकली ये क्या होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पिछले साल का पूरा डेटा जो है, लास्ट ईयर का जो पूरा डेटा है वो इसके बारे में जिक्र रहता है कि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, कितना कितना किस किस फील्ड में, इसके बारे में गवर्नमेंट जो है जो ध्यान दी है, और कितना कितना जगह में किस किस फील्ड में किस लेवल पे चीज़ें की गई है, सपोर्ट की गई गवर्नमेंट की तरफ से, कहाँ कहाँ खर्चे किए गए हैं, कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं, वो सारी चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में देखने को मिलता है। ठीक है, और लेकिन अगले साल जो बजट होता है, बजट में अगले साल के बारे में एस्टिमेट किया जाता है, जो अपकमिंग ईयर होता है उसके बारे में बताया जाता है कि जो सरकार के पास जो पैसे आने वाले हैं वो कितने अनुमान से आने वाले हैं और वो कहाँ कहाँ पे उन पैसों का यूज़ करेगा, उसके बारे में बजट में बताया जाता है। और ये बेसिकली 1 फरवरी को क्या आता है, 1 फरवरी को जनरल बजट आता है, याद रखिएगा, सामान्य बजट जिसको कहते हैं। और ये जनरल बजट कब होता है, जब इलेक्शन आने के पहले वाला जो बजट को छोड़ करके बाकी हर साल जो बजट आता है उसको हम लोग जनरल बजट कहते हैं। लेकिन अभी अपकमिंग चुनाव आने वाला है लोकसभा का, अभी आपका देखने को मिलेगा, जिसके वजह से अभी इसलिए जनरल बजट नहीं लाया गया है, अभी इंटरिम बजट लाया गया। और जिस साल इलेक्शंस होते हैं लोकसभा के, उस साल 2 बजट आते हैं, एक इलेक्शन के पहले और एक इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के पहले जो बजट आता है उसको हम लोग इंटरिम बजट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरिम बजट उसको कहा जाता है। और जो इलेक्शन के बाद जो बजट आता है उसको हम लोग जनरल बजट कहते हैं। ये क्लियर हो गया सभी लोग को, ये समझ में आया। जैसे अभी चुनाव होंगे मई में, उसके बाद जुलाई में तक आपका जनरल बजट आ जाएगा, जो अपकमिंग सरकार होगी उनकी तरफ से वो जनरल बजट अनाउंसमेंट होगा। देखिए, इंटरिम बजट हम लोग क्यों कहते हैं, इंटरिम बजट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टाइम पे, क्योंकि अपकमिंग चुनाव होने वाला है, तो उस समय अगर सरकार कोई ऐसे चीज़ बिग अनाउंसमेंट कर दे, जो अभी कंटिन्यू में जो रूलिंग पार्टी है, अगर उनके द्वारा बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि अगर उनकी सरकार आएगी तो फिर ये कर देगी, इतने बड़े सब्सिडीज़ दे देगी, ये सपोर्ट मिलेगा, इतने इन्वेस्टमेंट होंगे, इतने जॉब्स होंगे, अगर बड़े बड़े वादे करने स्टार्ट कर दे तो उनके अपोजिशन पार्टी की तो हार निश्चित है। इसीलिए यहाँ पे रूल बना है कि कोई भी चुनाव के पहले जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट आएगा, उसमें किसी भी तरह का कोई भी बिग अनाउंसमेंट नहीं होगा, कोई भी वादे नहीं किए जाएंगे चुनाव के वजह से। तो ये बात कहा गया, इसीलिए इसको इंटरिम बजट कहा गया। और इसमें जितने भी चीज़ें होगी वो लास्ट ईयर के बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रखी जाएगी। इसमें कोई भी बड़ा अनाउंसमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी प्लान नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई निश्चित नहीं है कि जो सरकार आज के डेट में वो सरकार चुनाव के बाद भी आपको देखने को मिले। ठीक है, तो इसीलिए इसको इंटरिम बजट कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। तो चुनाव के पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है, चुनाव जिस साल होता है उस साल 2 बजट आते हैं, एक इंटरिम बजट आता है, एक जनरल बजट आता है। ये समझ में आ गया। चुनाव के बाद जनरल बजट आता है, और एक साल में एक से ज़्यादा बजट रखे जा सकते हैं। ये भी बात ध्यान, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक साल में सिर्फ एक ही बजट आता है, ऐसा नहीं है। एक साल में एक से ज़्यादा बजट, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिस चुनाव हुआ था उस साल क्या क्या स्टेटस रहा है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो एक साल में एक से ज़्यादा बजट भी रखे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और जनरल बजट और इंटरिम बजट उसी साल रखा जाता है। ठीक है, जनरल बजट की मैं बात करूँ, थोड़ा सा अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ, देखिए बहुत से लोगों को डिफरेंसेस नहीं पता है। अगर मैं इंटरिम बजट की बात करूँ, ठीक है, और एक मैं जनरल बजट की बात करूँ, ध्यान से समझिएगा, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इंटरिम बजट की मैं बात करूँ तो इंटरिम बजट जो, अगर मैं ईयर की बात करूँ, सपोज़ कीजिए अभी जो चुनाव हुए थे,
2014 की मैं बात करूँ, 2019 की मैं बात करूँ, और अभी 2024 है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। अभी जो 2014 की अगर मैं बात करूँ तो 2014 में पी चिदम्बरम जी के द्वारा 14 पेज का इंटरिम बजट अनाउंस किया गया था, क्योंकि इलेक्शन के पहले वो बजट घोषित किया गया था, और इलेक्शन के बाद ये बजट जो हो गया ये आपका 43 पेज का हो गया। ठीक है, ये आपको कितने पेज का हो गया, ये बेसिकली 43 पेज का यहाँ पे ये बजट यहाँ पे घोषित किया गया था। अब अगर 2019 की मैं बात करूँ, 2019 में यहाँ पे पीयूष गोयल जी के द्वारा 22 पेज का इंटरिम बजट रखा गया था, और 66 पेज का सीतारमन जी के द्वारा जनरल बजट रखा गया। 2024 की मैं बात करूँ तो अभी यानी कल के डेट में 28 पेज का बेसिकली ये बजट रखा गया सीतारमन जी के द्वारा। आप देख सकते हैं जो जनरल बजट होता है वो आपका बेसिकली 45 से 65 के आसपास पेज का बेसिकली ये बजट होता है, और ये आप देख सकते हैं ये एक ओवरव्यू होता है। बस इंटरिम बजट में बस ऊपर ऊपर सारी बातें बता दी जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये जो बजट है इंटरिम बजट ये उस लेवल पे इम्पॉर्टेंट नहीं है जो आपके मेंस को लेकर के आपको चीज़ें वहाँ पे पूछी जा सके, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, उतनी ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं पढ़नी, ऊपर ऊपर एनालिसिस पावर ही आपको यहाँ पे कवर करते हुए चलना है। देखिए अगर मैं बात करूँ इलेक्शन ईयर की मैं बात करूँ तो इलेक्शन ईयर में 2 बजट्स आप देख सकते हैं इलेक्शन ईयर में, क्योंकि ये साल इलेक्शन ईयर है तो इस साल आपको अभी इंटरिम बजट आप देखें, इंटरिम बजट, और अभी आपको जुलाई में जनरल बजट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 2 बजट इस साल में भी आपको देख सकते हैं। तो चुनावी वर्ष में सरकार ने बड़ी योजनाओं की घोषणा नहीं करनी चाहिए, ये साफ साफ बोला गया है, और ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है सभी सरकारों के बीच में कि यहाँ पे कोई भी बड़ी योजना का घोषणा कोई भी सरकार नहीं करेगा, जो रूलिंग पार्टी है खासकर। ठीक है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं, तो ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात यहाँ पे कही जा रही है, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। इंटरिम बजट की मैं बात करूँ तो इंटरिम बजट बस फैक्चुअल चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ना कि सजेशन और एनालिसिस वाले पार्ट में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको पूरा बजट पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, जितनी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उतनी सफिशिएंट है, इसको ध्यान से आप समझ सकते हैं। हाँ, लेकिन जो जनरल बजट आएगा, ये जो जनरल बजट आएगा जुलाई में, ये बीपीएससी के मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे हम लोग उस टाइम पे। अभी फ़िलहाल ये इंटरिम बजट जो है वो उस लेवल पे हम लोग इसको नहीं कवर करेंगे। अभी इसको हम लोग जो कवर करेंगे वो सिर्फ प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हम लोग इसको कवर करेंगे। 2014 में पेश किया गया था, ध्यान रखिएगा, पी चिदम्बरम जी के द्वारा। 2019 में पेश किया गया था जो बजट वो बेसिकली पीयूष गोयल के द्वारा इंटरिम बजट पेश किया गया था, और 2024 में 28 पेज का जो कि कल बेसिकली पेश किया गया है वो पेश किया गया निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। आई थिंक यहाँ तक आपको लोगों को सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ में समझ सकते हैं कि अंतरिम, देखिए ये पूरा बेसिक चीज़ें मैंने अभी तक बताई है। अभी मैं फैक्चुअल पॉइंट्स पे नहीं पहुँचूंगा, क्योंकि बहुत सारे टर्म्स जो है वो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट के लिए न्यू हैं, तो उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे बजट को अंतरिम बजट कहा जाता है जिसमें चुनावी वर्ष में सरकार बड़ी योजनाओं की घोषणा नहीं करनी चाहिए, ये साफ साफ यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब यहाँ देख सकते हैं अगर ये इलेक्शन ईयर है तो कौन सा बजट आएगा, इंटरिम बजट आएगा, और अगर इलेक्शन ईयर नहीं है तो सिर्फ जनरल बजट आएगा, जो कि 1 Feb को आता है हमेशा। ठीक है, और इसमें साफ साफ बोला गया कोई भी बड़े बड़े स्कीम्स के वादे सरकार के द्वारा नहीं किए जाएंगे, उसी को लेकर के ये पूरा चीज़ें हैं। आई थिंक यहाँ तक पार्ट समझ में आ गया। लेकिन जनरल बजट में आपका पूरा हक बनता है, क्योंकि अब आपकी सरकार बन गई है, तो अब आप पूरी तरह से आपके जो वादे हैं, जो आप चाहते हैं, जो आपने वादा किया था चुनाव से पहले जनता को, तो वो सारे वादा की मतलब जो आप करना चाहते हैं, योजनाएं निकालना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है जनरल बजट में, ये साफ बोला जाए। ये वाला क्लियर हो गया पार्ट। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट में। देखिए बहुत बारीकी से चीज़ों को समझते हुए चलिएगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ें अगर नहीं समझ में आएगी तो आगे जब फैक्चुअल चीज़ें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो और भी नहीं समझ में आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझते हुए चलिएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए, यहाँ पर इंटरिम बजट की बात कही जा रही है। ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा। इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये बोला जा रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखिए 2 तरह की चीज़ें होती हैं,
ठीक है। पहला, बजट के अंदर दो चीज़ होती है, एक होता है राजस्व बजट और एक होता है पूंजी बजट। एक एक करके दोनों चीज़ों को हम लोग समझते हुए चलेंगे। यहाँ जितने आंकड़े हैं, ये सारे आंकड़े जो हैं वो आपके अप्रॉक्सीमेटली आंकड़े हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। बाकी बजट का आपको सीट्स मैं आपको साथ में दे दूंगा। देखिए बहुत सारे यहाँ पे आप स्लाइड्स मैंने डाल दिए हैं, इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे, हम लोग डिस्कस भी करेंगे इसको लेकर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक चीज़ बहुत डिटेल में मैंने यहाँ पे डाल दिया है, इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जो जो चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, उसको कवर करते हुए चलिएगा। बाकी हम लोग इसको कवर करते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हम लोग बात करें कि बजट में दो चीज़ें होती हैं, एक राजस्व बजट होता है, एक होता है पूंजी बजट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या बात कही जा रही है, देखिए यहाँ पे राजस्व बजट की बात करें, कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकमिंग कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, यहाँ देख सकते हैं 30 लाख करोड़ यहाँ पे आने की बताई जा रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 लाख करोड़ कहाँ कहाँ से आएगा, देख सकते हैं। एक तो टैक्स से आ जाएगा, जहाँ पे लोग टैक्स देंगे, ठीक है, वहाँ से आपके जो हैं वो इनकम आएंगे। 4 लाख करोड़ जो है वो नॉन टैक्स से आएंगे। तो टैक्स की अगर मैं बात करूँ, ध्यान से समझें, टैक्स की अगर मैं बात करूँ तो टैक्स में आपके कहाँ कहाँ से, डायरेक्ट टैक्स जो बेसिकली सैलरीज वाले होते हैं वो पे करते हैं। यहाँ पे MAT है, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जो हो गया, फिर इनकम टैक्स हो गया, CGT हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया। यहाँ से जो टैक्स वगैरह का जो पैसा जमा होगा वो टैक्स के अंदर आएगा, और ये बेसिकली का कितना माना जा रहा है, 38 लाख करोड़, और नेट अगर बात करें 26 लाख करोड़ तक तो आना ही है, ठीक है। वो यहाँ पे आप बात कही जा रही है 26 लाख करोड़ आना ही है, और नॉन टैक्स से कितना आएगा 4, तो टोटल इनकम में कितना आएगा 30 लाख करोड़ की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा जो टैक्स जो है वो कहाँ, देखिए डायरेक्ट टैक्स कहाँ से आता है, जो बेसिकली जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, जो भी वर्किंग प्रोफाइल है, जो टैक्स पे करते हैं, है ना, टैक्स पेयर के तरफ से जो बेसिकली पैसा आता है वो जो जनरली सरकार को पे करते हैं वो आपका डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आ गया है। कॉर्पोरेशन टैक्स हो गया, कंपनी का टैक्स हो गया, MAT हो गया, मिनिमम अल्टरनेट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया। तो ये सारे डायरेक्ट टैक्स के अंदर में आते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में आपका वो सारे जितने भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं, चाहे वो मैच बॉक्स ही क्यों ना हो, माचिस का डब्बा ही क्यों ना हो, उसमें भी आप टैक्स पे कर रहे हैं, चाहे बॉटल्स हो, माचिस का डब्बा हो, प्लेट्स हो, या कोई भी सामान हो, बैट्स हो, बेड हो, तो हर एक चीज़ में आपको जो है आप टैक्स पे कर रहे हैं। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स का पैसा है, वो भी आपका टैक्स के रूप में सरकार के पास जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं GST तो सब पे करते हैं, है ना, GST में ही सब आ गया। कस्टम वह हो गया, कस्टम क्या हो गया, जो भी आप कोई भी सामान अगर बाहर देश से मंगा रहे हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है, जो कि कस्टम्स कैटेगरी में आता है, ठीक है, ये समझ में आ गया। और एक्साइज मतलब क्या हो गया, जैसे फ्यूल्स हो गया और हाइड्रोकार्बन प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारे में एक्साइज ड्यूटी लगता है, जो स्टेट भी लगाती है और सेंटर भी लगाती है, वहाँ से आपको ये बेसिकली ये टैक्स जो है वो आपका यहाँ से एक्साइज से आता है। तीसरा NCCD, जैसे गुटखा हो गया, तंबाकू हो गया, ये सब में भी जो आपका जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स है उससे बेसिकली जो टैक्स कलेक्ट होते हैं वो NCCD की तरफ से आते हैं। और ये बेसिकली जो टैक्स है वो सीधा सीधा किसको दिया जाता है, आपदा प्रबंधन को दिया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट को। यहाँ से जो पैसा आता है वो डायरेक्ट किसके पास जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के पास ये सीधा सीधी जाएगा। तो ये सारे आपके टैक्स रिसिप्ट में हो गए, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे भी ये बोला गया है कि यहाँ से जितने भी पैसे आएंगे वहाँ पे यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन NK सिंह के द्वारा ये बात रखी गई है कि आप जितना टैक्स यहाँ से कलेक्ट करेंगे उसका 41% आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना होगा। अभी मैंने बताया था ना कि केंद्र सरकार जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देती है, ठीक है। तो जितना भी टैक्स उसका कलेक्ट होगा उसका 41% जो है वो किसके पास जाएगा, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, केंद्र सरकार की तरफ से, ये यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली टैक्स वाला पोर्शन हो गया। आई होप ये आपको क्लियर हो गया। अब नॉन टैक्स की बात करते हैं, नॉन टैक्स से कितना पैसा आ रहा है, 4 लाख करोड़ आ रहा है। जैसे कोई भी आप ट्रेन का टिकट बुक करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं, जैसे सपोज़ कीजिए कोई ट्रेन का टिकट किया है, ठीक है, इस ट्रेन के टिकट में आपका जो टिकट का प्राइस था मान लीजिए 250 रुपये था, और इसमें आपका टैक्स लगा कि सपोज़ कीजिए 40 रुपये टैक्स लग गया, तो टिकट टोटल कितना हो गया, 290 रुपये का टिकट आपका लगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो GST है, ये जो टैक्स GST जो लगा है ये सीधा सीधी किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो बेसिकली है, ये जो 250 है ये नॉन टैक्स का पार्ट है,
गैर कर जिसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा ये गैर कर का पार्ट है। और ये आपका बेसिकली ये गैर कर हो गया, ये जीएसटी हो गया, आप इसको देख सकते हैं। तो ये बेसिकली नॉन टैक्स रिसिप्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका नॉन टैक्स के अंदर में आता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, टिकट हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट अर्न हो गया, ग्रांट्स हो गए, तो ये सारे आपके इसी के अंदर में आप देख सकते हैं, ठीक है। ये सारे इसी में ही आएगा, ये आप समझ सकते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें आउटगोइंग, अब पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ कहाँ पे बेसिकली पैसा जो है वो खर्च होगा। पहला तो इंटरेस्ट रीपेमेंट, जो भी सरकार की तरफ से जो लोन वगैरह लिया हुआ है उसको इंटरेस्ट रीपे करेगा, वही 11 करोड़ का आप देख सकते हैं। टोटल 36, देखिए 30 करोड़ आ रहा है, 36 करोड़ जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 करोड़ का यहाँ पे आपको घाटा देखने को मिलेगा, माइनस में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इंटरेस्ट रीपेमेंट की बात कही जाए, जो इंटरेस्ट रीपे कर लेंगे, जैसे जो भी लोग इंटरेस्ट, देखिए कहाँ कहाँ से और पैसा आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्ट जो रीपे कर रहे हैं, जो किसी बेसिकली जिनको लोन दिया गया वो इंटरेस्ट के साथ पैसा रीपे कर रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट रीपेमेंट का पैसा जो है वो 11 करोड़ का आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो बेसिकली यहाँ पे आना है, यहाँ पे ये आना है। फिर कहाँ कहाँ से देखिए आप देख सकते हैं इंटरेस्ट जो है रीपे करेगा ही। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा, ग्रांट जो है वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सब्सिडीज़ आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में सब्सिडीज़ वगैरह प्रोवाइड की जाती है। जैसे कल ही हम लोगों ने पढ़ा था तमिलनाडु में, याद है, एनसीसीपी के द्वारा सब्सिडी दी जा रही है, किस में दी जा रही है, भारत दाल, याद आ रहा है, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था भारत दाल, ठीक है, भारत दाल मुफ्त में। अब इसमें और ऐड किया जा रहा है, आटा ऐड किया करने का प्लान किया जा रहा है, मूंग दाल ऐड करने का प्लान किया जा रहा है। तो ये सारी बातें हमने कल के डेट में सब्सिडीज़ के रूप में जो सरकार की तरफ से जो सपोर्ट दिया जाता है वो 3.8 लाख करोड़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बेसिकली वो पैसा वहाँ जाएगा। फूड के तौर पे आप देख सकते हैं बहुत जगह फूड वहाँ पे दिया जाता है ना। फूड जैसे कल हम लोगों ने देखा फर्टिलाइज़र, जो कि नॉन यूरिया वाला फर्टिलाइज़र आज के डेट में हर जगह यूज़ करने को लेकर के यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है। एलपीजी में भी आप देख सकते हैं 11,925 करोड़ रुपए का यहाँ पे सब्सिडीज़ दी जा रही है। तो देख सकते हैं सब्सिडीज़ कहाँ कहाँ दिया जा रहा है, फूड में दिया जा रहा है, फर्टिलाइज़र में दिया जा रहा है, एलपीजी में दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सब्सिडीज़ का बहुत अहम रोल है जो कि सरकार की तरफ से जो आम जनता तक पहुँचता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें सरकार यहाँ पे इस बजट में इनके द्वारा बताई। ये जितने भी आंकड़े हैं ये सारे अप्रॉक्स हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एक्चुअल मतलब फिगर नहीं है। 30.67 लाख करोड़ ऐसे है, 36.24 लाख करोड़ ऐसे, दोनों में समझ में आ गया कहाँ से सरकार के पास पैसे आ रहे हैं और सरकार कहाँ पे क्या क्या सपोर्ट दे रही है, ग्रांट कर रही है। चलिए एक चीज़ और मुझे बताइएगा, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो सैलरी दी जाती है, ठीक है, वो सैलरी कौन रिलीज़ करता है, किस फंड के द्वारा, वो डिपार्टमेंट कौन सा है वो मुझे बताइएगा। उसके बारे में किस अनुच्छेद में जिक्र किया गया है वो भी मुझे बताइएगा इस कमेंट सेक्शन में। देखिए कमेंट सेक्शन में आंसर किया कीजिए, कमेंट सेक्शन में ही आपका आंसर को रिप्लाई किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर, बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं करते, तो कमेंट सेक्शन में ही आंसर कीजिएगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गई चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो चीज़ें हमने वही बात डिस्कस की राजस्व बजट को लेकर के। आई होप यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा सारी चीज़ें, यहाँ पे एक्चुअल चीज़ें सारी चीज़ें दिख रही होंगी, समझ में भी आ रहा होगा जो जो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक समझ में आ गया कहाँ कहाँ से पैसे 30 लाख करोड़ जो आया है वो कहाँ से आया है। यहाँ पे 26 लाख करोड़ जो है वो टैक्स से आया है, 4 लाख करोड़ जो है वो नॉन टैक्स से आया है। कहाँ कहाँ से टैक्स लिए थे, डायरेक्ट टैक्स हो गया, मैट हो गया, सीजीटी हो गया, और इनडायरेक्ट टैक्स में जो बाहर से जो प्रोडक्ट वगैरह आ रहा है, एक्साइज वगैरह से जो टैक्स ले रहे हैं, एनसीसीडी क्या, एनसीसीडी में जो टैक्स लगता है, जैसे गुटखा हो गया, फिर तंबाकू हो गया, सिगरेट्स हो गया, ये सारे में बेसिकली ये टैक्स कलेक्ट होता है। और ये टैक्स का पैसा सीधा किसके पास जाता है, ये जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपदा प्रबंधन के पास जाएगा। चलिए मुझे इसका फुल फॉर्म बताइएगा, ये तीसरा नंबर का आपका क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है, ध्यान से इसको समझिए, सर्च कीजिए आप लोग कि ठीक है ये है क्या। 15th फाइनेंस कमीशन यहाँ पे एन.के. सिंह के द्वारा ये बताया गया था कि 41% जितना भी आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसका वो आपको स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, यानी 12 लाख करोड़ की बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए यहाँ पे 26, ये 30 लाख करोड़ है, इसका आपका 40% ही मान ले तो ये कितना हो गया, ये 2/5 हो गया। तो ये कितना हो गया 2/5, 6 दूनी 12 लाख करोड़ के आसपास इसको जो है वो
बेसिकली सपोर्ट करना पड़ेगा। सरचार्ज वगैरह नहीं शेयर करेंगे। सरचार्ज वगैरह मतलब जो सपोर्ट मिलता है हाई रेवेन्यू पर्सन से यूनियन गवर्नमेंट को, वो इसमें काउंट नहीं होगा। वो अलग से 30 करोड़ के अलावा होगा, जो कि सिर्फ केंद्र सरकार के पास रहेगा, वो उसको शेयर नहीं करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, जो टैक्स का पैसा जो आ रहा है बस वही यहाँ पे काउंट किया जाएगा। नॉन टैक्स का कहाँ कहाँ से है वो भी मैंने बता दिया। रेलवे हो गया, टिकट हो गया, पोस्टल टिकट हो गया, डिविडेंड हो गया, इंटरेस्ट अर्न हो गए, ग्रांट्स हो गए, फूड वगैरह में सब्सिडीज़ हो गया जहाँ पे सपोर्ट करती है सरकार की तरफ से ये पैसा जाता है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं 4 लाख करोड़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सब्सिडीज़ वगैरह से, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आउटगोइंग की, मैं बात करूँ यहाँ से, तो आपका ये बेसिकली ये 4 लाख करोड़ नॉन टैक्स आ गया, और ये 36 लाख करोड़ जो है वो जा रहा है सैलरीज़ के रूप में, ग्रांट्स के रूप में, जो एडिशनल सपोर्ट मिलता है सब्सिडीज़ के रूप में। ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रिपेमेंट करने को लेकर के। तो यहाँ 36 लाख करोड़ जो है वो यहाँ पे सरकार की तरफ से जा रहा है। अगला अगर हम बात करें पूंजी बजट के बारे में, पूंजी बजट ध्यान से समझिएगा। पूंजी बजट क्या कह रहा है? पूंजी बजट में यहाँ पे भी एक कमिंग देख सकते हैं, कहाँ से आ रहा है पैसा। देखिए यहाँ पे 17 लाख करोड़ बात कही जा रही है पूंजी बजट में आने का सरकार के पास। ये पैसा कहाँ से आएगा? ये देखिए इंटरनल जितने भी चीज़ें होंगे, जो बेसिकली डेप्ट दिए होंगे, तो वो चुकाने को लेकर के बात कही जा रही है। जो अंदर में जैसे कोई भी इंटरनल डेप्ट है तो वहाँ से कलेक्ट करना है, जहाँ से किसी को लोन दिया हो वहाँ से पैसा रिकलेक्ट करना है, तो वहाँ से इतना आपका आएगा 16 लाख करोड़ के आसपास। लेकिन बाहर से जैसे कोई किसी से लोन लेना हो, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, जैसे IMF हो गया, तो ये सबसे पैसा जो आ रहा है सरकार के पास वो 16,000 करोड़ तक आ रहा है। तो देख सकते हैं अंदर से जो पैसा कलेक्ट हो रहा है वो ज़्यादा है बाहर के कंपैरिजन में। तो टोटल यहाँ पे 16.8 लाख करोड़ जो है, ये लाख करोड़ जो है वो बेसिकली डेप्ट जो है वो सरकार जो है वो बेसिकली प्राप्त कर रही है उन लोगों से जिन लोगों को उन्होंने दिया है, जहाँ से वो हेल्प ले रही है। ठीक है, तो ये इनकमिंग का पार्ट है। नॉन डेप्ट की बात करें, नॉन डेप्ट अभी थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। 11 करोड़ जो है वो आउटगोइंग है। पैसा कहाँ जा रहा है? जैसे बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गए, वहाँ पे प्रॉमिस कर रखा है इन्होंने, नई बिल्डिंग बनाने को हो रखा है या स्कूल प्लेग्राउंड बनाने को हो रखा है। लोन्स गिवन बाय, यहाँ पे लोन जो यहाँ पे दिया जाता है स्टेट नेशंस वगैरह को, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिया जाता है बॉन्ड्स वगैरह शेयर्स को लेकर के, यूनियन रिपेइंग लोन प्रिंसिपल वगैरह, जो प्रिंसिपल वगैरह जो लोन वगैरह रिपे करती हैं, तो वो यूनियन की तरफ से वो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका यहाँ पैसा जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो चीज़ें हैं। ये वाली चीज़ें अगर आप, यहाँ पे भी दो चीज़ें, इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया? सपोज़ कि सरकार के पास पैसा नहीं है, अब सरकार चाहती है वो पैसा किसी ना किसी तरीके से सरकार के पास पैसा है, तो वो पैसा कैसे आता है? तो बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कुछ पर, जैसे इसका 100% शेयर सरकार के पास है, तो ये चाहती है कि ये किसी पर्सन को, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? विनिवेश। विनिवेश मतलब क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, एक्स कंपनी है, इसके पास 100% शेयर है, जिसका 100% शेयर किसके पास है? सरकार के पास है। इसका सपोज कीजिए 4% शेयर जो है वो किसी पर्सन को ये बेसिकली दे दी। अब ये पर्सन इसके बिहाफ में सरकार को मान लीजिए 1,000 रुपये दे रहा है, तो ये बेसिकली विनिवेश का हिस्सा हुआ। यहाँ से भी तो सरकार के पास पैसे आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको क्या कहते हैं? गवर्नमेंट सेलिंग इट ओन शेयर, यानी अपने शेयर को सेल करके जो वहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको विनिवेश करना, यानी डिसइन्वेस्टमेंट की बात कही जा रही है। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आना स्टार्ट हो गया है। अब इसको फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से समझते हुए चलनी है। फैक्चुअल चीज़ें क्या है जो आपको यहाँ पे समझनी है? समझनी ये है कि बजट जो था 2023 का, वो एस्टिमेट कितना किया गया था कि कितना आने के चांसेस है? वो 61,000 करोड़ बताया गया था कि बजट जो आएंगे सरकार के पास वो 61,000 करोड़ था। लेकिन बजट जब, वो तो अनुमान लगाया जाता है, लेकिन बाद में फिर जा कर के पता चलता है ये तो उतना हो ही नहीं पाया, ये तो बहुत कम हो पाया। तो फिर बाद में रिवाइज्ड एस्टिमेट जो है वो सरकार जो है वो जारी करती है, दैट इज़ उसको हम लोग रिवाइज एस्टिमेट, और बेसिकली इसी को ही ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, पहले तो उनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि 61,000 करोड़ रुपए आने के चांसेस हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, उतना नहीं है, 30,000 करोड़ तक ही आ पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने बात बताई, लोन रिकवरी या यूनियन रिपेइंग लोन प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या हो गया? जैसे सपोज के लिए सरकार ने किसी को लोन दिया और
वो एक प्रिंसिपल अमाउंट था और उस पर जो लोन रिकवर किया गया तो विद इंटरेस्ट रिकवर किया गया, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट है ये बेसिकली किसका हिस्सा है, ये रेवेन्यू का हिस्सा है, राजस्व का हिस्सा होगा। और ये जो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, जिस प्रिंसिपल पे दिया, जो प्रिंसिपल दिया गया था, जो वो बेसिकली पूंजी का हिस्सा कहलाएगा, पूंजी का हिस्सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब यही हुआ, यूनियन रिपेइंग लोन प्रिंसिपल की बात यहीं कही जा रही है। तो ये प्रिंसिपल का जो पार्ट हुआ ये कैपिटल कहलाएगा और इंटरेस्ट का जो पार्ट होगा वो रेवेन्यू का हिस्सा कहलाएगा। ये आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल की अगर हम लोग बात करें तो एस्टिमेट, अब इसको अपने लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ, जैसे आपके लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज कीजिए एक स्टूडेंट है ए, ठीक है, वो उसने जैसे मैं अभी बात करूँ, उसने सोचा कि जो सितंबर 2024 है उसमें वो बीपीएससी का पेपर देगा, ठीक है। तो तैयारी उसने करनी स्टार्ट कर दी, बहुत अच्छे से उसने तैयारी की, पेपर दे के आया, मतलब पेपर देने का जब समय आया तो उस समय वो उसके पास वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया क्योंकि उस लेवल पर उसकी तैयारी नहीं हो पाई थी। तो एक तरह से क्या किया उसने उसको, देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, जब कोई एक एस्पिरेंट तैयारी करता है तो अपकमिंग अगर मैं बात करूँ कि मान लीजिए दिसंबर 2024 में आपका एसआई का पेपर है और मई 2025 में एसएससी का पेपर है। जब कोई एस्पिरेंट तैयारी करने का स्टार्ट करता है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है कि हम चलो पहले ये भी देंगे, फिर ये भी पेपर देंगे और ये भी पेपर देंगे, इस लेवल का तैयारी करेंगे कि हम तीनों पेपर देंगे और तीनों पेपर हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट रहता है कि 100 नंबर इसमें, 100 नंबर ये है तो ये तीनों में हम 100 नंबर हासिल करके 300 मार्क्स हम ले आएंगे। ये पहले जब तैयारी करने जब बैठता है स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से कोशिश करता है कि हाँ वो तीनों सब्जेक्ट देगा और तीनों में 300 मार्क्स लेकर के आएगा। तो ये 300 मार्क्स जो है वो क्या है, ये बजट एस्टिमेट है। इसको क्या कहेंगे, इसको बजट एस्टिमेट कहेंगे, ठीक है। लेकिन जब वो तैयारी करने स्टार्ट करता है, तैयारी करने स्टार्ट किया, जैसे फरवरी स्टार्ट हो गया, अब अगस्त आते आते ए को लगता है रियलाइजेशन कि वो बीपीएससी का सिलेबस को मीट नहीं कर पाया है, अब तक उस लेवल पे उसकी सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई है। तो फिर वो क्या करता है, वो फिर बीपीएससी के पेपर को क्या करता है, स्किप कर देता है, यानी वो नहीं देता है। क्यों नहीं देता, क्योंकि वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि वो उस पेपर को क्वालिफाई कर पाएगा, क्योंकि उस लेवल पे उसका तैयारी नहीं है, ठीक है। फिर क्या होता है कि उसके दिमाग में आता है चलो इसमें नहीं तो एसआई में चलो अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब सितंबर बीतने के बाद जब नवंबर आता है तो वहाँ पे भी उसके अंदर वो चीज़ें आती है कि यार एसआई के लेवल पे भी हमारा तैयारी नहीं हुआ है, तो इसको फिर अगली बार देखा जाएगा, अपकमिंग जो एसएससी का पेपर है हम उसको देंगे। तो फिर एसएससी में वो जा कर के बैठता है और वहाँ पे ये 100 मार्क्स वहाँ पे, तो अभी आप देख सकते हैं। तो बजट जो एस्टिमेट किया गया था वो कितना था, 300, लेकिन उसके रिवाइज्ड बजट कितना आ गया, जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है वो एक्चुअली में कितना है उसका, तो 100 है। ये चीज़ समझ में आई है। तो थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश किया है, आई होप ये आपको जनरल भाषा में समझ में आ गया होगा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। तो ए का जो बजट एस्टिमेट था वो 300 था, लेकिन जो रिवाइज एस्टिमेट था वो कितना है एक्चुअल में, वो 100 है। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वही बात यहाँ पे भी कही जा रही है। तो 61,000 करोड़ का यहाँ पे बजट एस्टिमेट रखा गया था सरकार की तरफ से 2023 में, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवाइज एस्टिमेट बाद में जारी किया गया कि उनके पास तो 30,000 करोड़ ही आया है। तो वही यहाँ पे बात कही जा रही है, ठीक है। ये समझ में आया। अब ये वाला चीज़ें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अब ये बात कही जा रही है बाहर से जो हम खर्चे लेते हैं, ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, जब कि हम कितना ऋण में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंस एनालिसिस को लेकर के बहुत अच्छे से समझने की चीज़ है, क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग बात करें कि हम कितना डेप्थ में हैं, हम कितना डेप्थ लेते हैं, 22-23 की मैं बात करूँ, हम डेप्थ कहाँ से लेने को लेकर के बात की जाए, एक्सटर्नल मतलब हो गया कि आईएमएफ से हो गया, वर्ल्ड बैंक से हो गया, यहाँ से हम लोग बेसिकली एटसेट्रा से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 22-23 में हमने कितना लगभग लोन लिया था, तो यहाँ पे 37,124 करोड़ रुपए हमने ऋण लिया था। 23-24 की बात करें तो ये कितना है, ये बजट एस्टिमेट जो रखा गया था 22,118 है ना, लेकिन रिवाइज एस्टिमेट कितना है 24,832, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ज़्यादा ही हैं,
ज़्यादा ही है, अनुमान लगाया गया था इतना लेंगे लेकिन लिया गया इतना ज़्यादा ही लिया हमने, ठीक है। उसी तरह से हम एस्टिमेट अभी का 24-25 का क्या लेकर लगा रहे हैं, 15,952। अब देख सकते हैं ये ग्राफ आपका नीचे डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, ठीक है। 37,124, 22,118, 15,912। तो ये चीज़ें समझने की ज़रूरी है कि ये जो ग्राफ आपका आ रहा है डेप्थ का, वो हमारा ग्राफ कैसा आ रहा है, डाउनफॉल में आ रहा है। अगर मैं बात करूँ तो एक एक चीज़ें हैं, तो एक ग्राफ के तौर पे आप चीज़ों को समझ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं कि ऋण के मामले में हमारा ग्राफ जो है वो हम लोग एक्सटर्नल ऋण के बारे में बात करें तो वो हमारा डाउन आ रहा है। तो ये चीज़ें समझनी जरूरी है, उसी को लेकर के बात कही जा रही है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, फिजिकल डेफिसिट जिसको बात करते हैं। देखिए बजट एस्टिमेट हो गया, एक रिवाइज एस्टिमेट हो गया और एक फिजिकल एस्टिमेट, ठीक है। अब इसमें जो बात कही जा रही है फिजिकल डेफिसिट, देखिए ये सारी चीज़ें आपको बजट में देखने को मिलेगा। जब आप स्लाइड्स में जाएंगे चीज़ों को, अभी जो टर्म्स है उसको समझें, उसको समझें। अभी तक हमने क्या देखा, देखिए राजस्व बजट हमने देखा, राजस्व बजट में हमने कितना देखा, सरकार की तरफ से सरकार के पास 30 लाख करोड़ आ रहा है और 36 लाख करोड़ में तो वो सपोर्ट ही कर दे रहा है। तो यहाँ पे टोटल, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया राजस्व बजट। और पूंजी बजट की अगर हम लोग बात करें तो पूंजी बजट में कितना आ रहा है, 17 लाख करोड़ आ रहा है और जा कितना आ रहा है, 11 लाख करोड़ जा रहा है। तो आप देख सकते हैं सरकार के पास कितने पैसे आ रहे हैं, तो 30 लाख करोड़ यहाँ से आ रहा है, 17 लाख करोड़ यहाँ से आपको आ रहा है। लेकिन जा कितने रहे हैं, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ टोटल इनकम कितना हो गया, 47 लाख करोड़, इतने करोड़ सरकार के पास आ रहे हैं। और जा कितने रहे, खर्च कितने हो रहे हैं, 36 लाख करोड़ और 11 लाख करोड़ कितने हो गए, 47 लाख करोड़। तो टोटल बजट क्या हुआ, यहाँ पे आपका शून्य हो गया, यही तो है, शून्य हो गया। लेकिन अब यहाँ पे ये भी बात बोला जा रहा है कि जो लोन ले रही है सरकार 16.8 लाख करोड़ की, वो भी इसमें आपका जुड़ेगा, वो भी आपका इसमें जुड़ेगा, है ना। जैसे डिसइन्वेस्टमेंट हो गया, लोन रिकवरी हो गया, उसी को लेकर के यहाँ पे बोला जा रहा है वो भी आपका इसमें जुड़ेगा। अब वो जुड़ेगा तो फिर वो फिर किस, देखिए इसमें इस तो फिर पिक्चर कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। उस तो अभी बजट डेफिसिट था, तो बजट डेफिसिट हमने पढ़ लिया। तो इसी के बाद सरकार की तरफ से फिजिकल डेफिसिट आया, फिजिकल डेफिसिट, ठीक है, फिजिकल डेफिसिट आया। और फिजिकल डेफिसिट में क्या कहा, देखिए बजट में हमने क्या देखा, बजट किसको कहते हैं, बजट वह हो गया कि कितना कमाई आया और कितना कमाई गया, खर्च कमाया कितने और खर्च कितना किया, तो उसका जो अंतर होता है उसी को बेसिकली क्या कहा जाता है, उसी को बेसिकली बजट डेफिसिट कहा जाता है, बजट घाटा कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो फिजिकल डेफिसिट होता है उसको कहते हैं राजकोषीय घाटा। क्या कहते हैं इसको हिंदी में, हिंदी मीडियम वाले, राजकोषीय घाटा, है ना, समझ में आया, राजकोषीय घाटा के बारे में बात कही जा रही है। तो बजट घाटा क्या हो गया, वो अंतर हो गया कि आपके पास कितना पैसे आए और आपने कितना पैसे खर्च किए, उसी का अंतर हो गया बजट डेफिसिट। और राजकोषीय घाटा में क्या हो गया कि जो बजट घाटा है, ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ध्यान रखिएगा मेंस आंसर राइटिंग में ये सारे फार्मूलाज आप यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके आंसर्स और अच्छे से लगे। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर कोई टॉपिक आया या फिर जो 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 बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन से, जो फाइनेंस से रिलेटेड कोई अगर टॉपिक्स आया तो वहाँ पे बेसिकली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये सारे फार्मूला वहाँ पे लिखेंगे तो एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो बजट यहाँ पे क्या आ गया, जो बजट घाटा है ना, प्लस गवर्नमेंट ने जो मार्केट से उधार लिया है, जो उसके ऊपर लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो उन्होंने लोन के रूप में ली है, वो बेसिकली राजकोषीय घाटा में के अंदर में आएगा। तो टोटल एक्सपेंस तो अभी हमने देखा, टोटल एक्सपेंस कितना खर्च किया सरकार ने, 47 लाख करोड़, और कितना कमाया 47 लाख करोड़। तो बजट डेफिसिट अभी हमने देखा प्रीवियस स्लाइड में कितना आया, 0, लेकिन 16.8 लाख करोड़ तो इसने लिया भी है ना लोन, है ना। तो ये बेसिकली फिजिकल डेफिसिट में आया, यानी राजकोषीय घाटा। तो ये सब मिलाकर के फिजिकल डेफिसिट अगर मैं बात करूँ तो ये कितना कहलाएगा, ये 16.8 लाख, क्योंकि 0 प्लस क्या होगा 16.8, तो ये बराबर कितना हो गया 16.8 लाख करोड़। ये हमारा क्या हो गया, राजकोषीय घाटा कहलाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। ये तमिलनाडु का यहाँ पे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का फॉर्मूला है, ये इसको ध्यान में रख सकते हैं। तमिलनाडु एनसीईआरटी फॉर्मूला, तमिलनाडु का एनसीईआरटी का बुक जरूर फॉलो कीजिएगा, जो मेंस के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी फॉर्मूला को मैंने यहाँ पे बताया है। तमिलनाडु का एनसीईआरटी बजट डेफिसिट के साथ फिजिकल डेफिसिट बताता है, राजकोषीय घाटा, जिसमें वो कहता है कि जो बजट घाटा होगा उसमें
जो सरकार की तरफ से जो लोन लिए गए हैं वो भी उसमें जुड़ेगा, और वो आपका फ़िलहाल राजकोषीय घाटा टोटल जिसको कहते हैं वो आपका बेसिकली राजकोषीय घाटा के अंतर में कहलाएगा। तो 16.8 यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसके बाद देखिए अब यहाँ पे चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे चीज़ अभी एक और वाइडर पिक्चर में चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाइडर पिक्चर में एक और चीज़ें क्या बात कहनी ज़रूरी है कि देखिए कि आप अभी सरकार जो है 16 लाख करोड़ में आपका बेसिकली उनका राजकोषीय घाटा है। अब इसमें ये कह रहा है कि जो पुरानी सरकार जो लोन ले रखा है तो वो भी तो उसमें आपका देख सकते हैं, वो भी तो आपका उसमें मैनेज होगा, है ना। तो जो पहले की सरकार जैसे आपकी मनमोहन सिंह की सरकार हो गई, सोनिया गांधी की सरकार हो गई, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो गई, तो प्रीवियस सरकार का लोन का जो ब्याज है वो भी तो चुकाना पड़ेगा ना। प्रीवियस सरकार ने जो लोन लिया था वो भी तो चुकाएगी। तो वो जब चुकाएगी अपना लोन का ब्याज, तो वो उसका लोन का ब्याज कितना है, उसका लोन का ब्याज 11 लाख करोड़ है। तो 16.8 जो राजकोषीय घाटा है उसमें 11.9 लाख करोड़ घटाएंगे तो टोटल जो है बेसिकली आएगा वो कितना है, 4.95 जो है वो बेसिकली मेन आपका फाइनल डेफिसिट कहलाएगा, फाइनल घाटा कहलाएगा सरकार का, ठीक है। तो ये पूरा वाइडर पिक्चर था जो आपको समझना ज़रूरी है। इनकम कितना हो रहा है, इनकम 30 हो रहे हैं, खर्च कितने हो रहे हैं 47, तो टोटल कितने हो गए 16.8 लाख करोड़। कम पड़ रहा है तो क्रेडिट कार्ड से उधारी। अब यहाँ पे देखिए, सपोज़ कीजिए, इसको और अच्छे से समझाता हूँ मैं। सपोज़ कीजिए आपने क्या किया, आप कहीं पे जॉब करते हैं, ठीक है, आप कहीं पे जॉब करते हैं और सपोज़ कीजिए आप वहाँ पे सपोज़ कीजिए 40,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, 40,000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, 40,000 रुपये कमा रहे हैं। तो फिर उसके बाद क्या हो गया, लेकिन जब आपकी मंथली खर्च की बात करें तो मंथली खर्च आपकी 45,000 रुपये हो रही है। अब ये सब चीज़ मिला के पता है, तो ये एक्स्ट्रा जो जा रहा है, एक्स्ट्रा कितना जा रहा है 5,000 रुपये, तो ये कहाँ से मैनेज करेंगे वो पर्सन। जो ए पर्सन है जो जॉब कर रहा है, ए पर्सन जो जॉब कर रहा है जिसकी सैलरी 40,000 रुपये है, उसके खर्चे 45,000 रुपये, तो ये 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा है वो कहाँ से आएगा, वो क्रेडिट कार्ड से मैनेज करेगा। क्रेडिट कार्ड से मैनेज करेगा। तो वो लोन के रूप में बेसिकली जिसका इंटरेस्ट भी लगता है जो जाता है, तो ये उसी को लेकर के यहाँ पे इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो सरकार भी यही करती है, सरकार भी क्या करती है, क्रेडिट कार्ड से उधारी में शॉपिंग कर ली, तो उसी को चीज़ को लेकर के यहाँ पे बात की जा रही है। 16.8 लाख करोड़ जो कम पड़ रहा था उसको क्या किया, क्रेडिट कार्ड से उधारी में शॉपिंग कर ली। तो वैसा लोन जो है वो लेता है और चीज़ों को इस तरह से मैनेज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसी को लेकर के बात कही जा रही है। इनकम कहाँ कहाँ से आ रहे थे, अभी हम लोगों ने पूरे डिटेल में कवर किया। इनकम आ रहे थे आपके, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, रेलवे टिकट हो गया, विनिवेश हो गया, यहाँ से इनकम आ रही है सरकार के पास। और एक्सपेंस कहाँ जा रहे हैं, सब्सिडीज़ हो गया, हाईवे बनाने में हो गया, स्कूल बनाने में हो गया। जो फिजिकल घाटा है ये टोटल आपका 16.8 है, सब मिला करके 47 लाख करोड़ है। तो ये दोनों का डिफरेंसेस जो है वो बेसिकली 16.8 और ये 16.8 जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहीं आपका 16.8 में 11 लाख करोड़ जो है जो पुराने लोन का भी ब्याज चुकाना है, तो उसको माइनस करके 4.95 लाख करोड़ यहाँ पे बचा, ठीक। तो वहीं आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये आप एक फिगर देख सकते हैं, इस फिगर में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है ये ऊपर वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको मेन ये इस टाइम पे स्पाइक देखने को मिलेगा। क्यों इस टाइम पे स्पाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि इस टाइम पे कोरोना काल था। कोरोना काल आने के बाद यानी सारे बिजनेस वगैरह ठप पड़ गए, सब चीज़ बंद हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है पैसे की मतलब वो हो गई, कमी हो गई, तो सब कैसे मैनेज करेंगे, तो फिर लोन्स लेना स्टार्ट हो गए, सब ने उधारी मांगनी स्टार्ट कर दी। और उधारी आप देख सकते हो उस समय मार्केट भी कितना डाउन हो गया था। तो ये चीज़ें जो हैं उस यहाँ स्पाइक्स क्यों आए, ये स्पाइक्स इसलिए आए क्योंकि लोन्स को लेकर के लोग ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए, इसलिए यहाँ स्पाइक्स आ गया और ये 9.2 तक चला गया। फिजिकल ग्लाइड आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये धीरे धीरे नीचे आ रही है, आप इसको देख सकते हैं, इसको फिजिकल ग्लाइड कहते हैं। और ये अनुमान लगाया जा रहा है 25-26 का जो सत्र होगा उसमें ये लेस देन 4.5% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मेन यही है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं, जिसको फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, राजकोषीय घाटा कहा जाता है, मेन यही है, इसी को ध्यान में रखते हुए चलना है। ये थोड़ा सा ध्यान आप दे सकते हैं, ठीक है। इसका अनुमान कितना लगाया जा रहा है, ये अनुमान लगाया, ये सारे इकोनॉमिक में यूज़ करने के पॉइंट्स है, याद रखिएगा। फिजिकल ग्लाइड,
टारगेट कितना रखा गया है, लेस देन 4.5% लाना इसको 2025-26 में। अभी कितना है, 5.1% पे है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसी को लेकर के। समझ आया, समझ आ रहा है सभी लोग को, है ना। तो ये पूरा ओवरव्यू था मैंने जो अभी आप लोगों को दिया बजट को लेकर के, और यही सारी बातें जो थी वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी आपको दिखाई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबका साथ सबका विकास एंड सबका विश्वास, ये पूरा नेशन का जो बेसिकली अप्रोच है, सबका प्रयास, है ना, सबका विश्वास के मंत्र को और सबका प्रयास से संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टिकोण के साथ संसद में आज अंतरिम बजट यहाँ पे पेश किया गया 2024-25 का। और इसमें बेसिकली क्या क्या बातें कही जा रही है, 4 प्रमुख वर्गों यानी गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता को ऊपर उठाने पर प्रधानमंत्री का फोकस किया गया है, ठीक है। अभी फिलहाल ओवरऑल बजट जो बेसिकली लास्ट ईयर का जो बेसिकली मुख्य बातें थी, मैक्सिमम चीज़ें आपको वही इस बजट में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक इंटरिम बजट कहलाता है। अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा इंटरिम बजट किसको कहते हैं। वैसा बजट जिसमें कोई भी सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा नहीं की जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जिसकी सरकार बनेगी वो फिर जनरल बजट लेकर के आएंगे जुलाई में। वो बजट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके अपकमिंग एग्जाम्स को लेकर के, क्योंकि अभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स में टाइम है। बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बीपीएससी की भी मैं बात कर रहा हूँ, और अगर मैं यूपीएससी की भी बात करूँ तो यूपीएससी के लिए भी जो जनरल बजट आएगा जुलाई में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एनालाइजिंग पावर, सजेशंस वगैरह जो चीज़ें हैं वो आपको उसी बजट से मिलेगी। आप उसी में ही वो सारी चीज़ें ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गरीब कल्याण, देश का कल्याण के बारे में यहाँ पे बात कही गई है। यहाँ पे अन्नदाता के बारे में बात की जा रही। पीएम किसान सम्मान योजना में यहाँ पे 11.8 करोड़ किसानों को यहाँ पे वित्तीय सहायता यहाँ पे दिया जा रहा है। फसल बीमा योजना यहाँ पे 4 करोड़ किसानों को यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। इसी को लेकर के यहाँ पे नारी शक्ति पे भी जोर दिया था कि नारी शक्ति को लेकर के भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 करोड़ यहाँ पे मुद्रा योजना ऋण यहाँ पे महिला उद्यमी यहाँ पे दिया गया है, महिला उद्यमी योजना, है ना। चलिए मुझे इस योजना के बारे में बता सकते हैं, बिहार में भी इस तरह से रिलेटेड एक योजना निकाली गई थी 2 साल पहले, है ना। कौन सा योजना था वो मुझे बताइएगा, उस योजना में क्या बातें बताई गई थी वो भी मुझे बताइएगा। ये चौथा क्वेश्चन, मुझे क्वेश्चंस के आंसर चाहिए आप सभी लोग से। उच्च शिक्षा में महिलाओं का नामांकन 28% तक बढ़ गया है, ये भी इसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा है। आयशा रिपोर्ट AISHA याद आ रहा है, हम लोगों ने इसके बारे में कवर भी किया था। स्टेम पाठ्यक्रम में छात्राओं में महिलाओं का 43% नामांकन यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टेम पाठ्यक्रम में। स्टेम पाठ्यक्रम, स्टेम प्रोसेस क्या है जरूर मुझे बता सकते हैं इसको डिटेल में, क्या है ये, इसका फुल फॉर्म मुझे बताइएगा। तो पूरा पढ़ा रखा है, INA में इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगर आपने इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस कवर किया होगा मेरा, तो उसमें आपको इसमें बताया, मैंने आपको बताया था स्टेम क्या है। इसमें 43% यहाँ पे इनरोलमेंट देखने को मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा विश्व भर में है महिलाओं को लेकर के। 70% घर और PM आवास योजना यहाँ पे महिलाओं को देने की बात की जा रही है, जो कि रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं उनको लेकर के बात कही जा रही है। PM आवास योजना की बात करें 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों का लक्ष्य यहाँ पे दिया जाएगा अगले 5 वर्ष में, ठीक है। छत पर सौर प्रणाली लगाना, यह भी अभी सोलर पॉलिसी, चलिए मुझे बताइए कौन से गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसको स्टार्ट किया गया है, अभी कल ही बताया मैंने। चलिए मुझे बताइएगा 6 नंबर क्वेश्चन, किस सरकार के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। यहाँ पे हर एक परिवार में कुछ सालाना 15,000 से 18,000 रुपये में बचत होने का संभावना यहाँ पे देख सकते हैं। 300 यूनिट तक का निःशुल्क बिजली यहाँ पे प्राप्त कर सकेंगे। आयुष्मान भारत देख सकते हैं, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। कृषि खाद्य संस्करण की बात करें तो 10 लाख अवसरों का यहाँ पे सृजन किया जाएगा। 2.5 लाख एवं सहायता समूह और 60,000 लोगों को ऋण सुविधा प्राप्त करने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो यही सारी बातें आपको यहाँ पे अब देख सकते हैं इस बजट में कही जा रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट को लेकर के तो 1 लाख करोड़ यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा। 5 साल का इंटरेस्ट फ्री लोन यहाँ पे दिया जाएगा फाइनेंस करने को लेकर के, और बेसिकली इंटरेस्ट रेट को नील भी रखा जाएगा इसमें लंबे समय तक, शून्य ब्याज दरों में इसको उपलब्ध कराया जाएगा। ये बात यहाँ पे सरकार की तरफ से 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकी को मजबूत देने का, आत्मनिर्भरता से तेजी लाने के लिए एक नई योजना की शुरुआत की जाएगी।
ठीक है, वही सारी बातें यहाँ पे आप देख सकते हैं। ज़्यादा जो लास्ट ईयर भी हमने पीपीएम गति शक्ति के बारे में बात कही गई थी, इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही गई थी। एनर्जी सेक्टर, पोर्ट कनेक्टिविटी और ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर यहाँ पे बनाए जाएंगे। 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज आपको कन्वर्ट किए जाएंगे वंदे भारत ट्रेन में। तो यही सारी बातें। हरित ऊर्जा के बारे में बात कही जा रही है। 100 मेट्रिक टन यहाँ पे कैपेसिटी यहाँ पे अचीव करने की बात की जा रही है 2030 तक। और जीरो कार्बन इमिशन की बात यहाँ पे कही जा रही है। वो कब है? 2070 तक। पढ़ा था हमने, याद आ रहा है? 2070 तक नेट जीरो कार्बन, ये भारत का लक्ष्य है, नेट जीरो कार्बन अचीव करना। चलिए, कहाँ पे ये चीज़ें बोली गई थी नेट जीरो कार्बन इमिशन के बारे में? किस जगह पे ये बोला गया था वो मुझे बताइएगा। 2 साल पहले का ये न्यूज़ है, देखते हैं कितने लोगों को याद है कहाँ पे ये हुआ था। नेट जीरो कार्बन इमिशन की घोषणा इंडिया ने बोला है 2070 तक जीरो कार्बन इमिशन यहाँ पे बनाएंगे भारत को। कहाँ पे बोल के आए जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद टूरिज़्म सेक्टर को यहाँ पे इनकरेज करने को लेकर के यहाँ पे बात कही गई है। यहाँ पे टूरिज़्म सेंटर बनाए जाएंगे और वहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इंटरेस्ट फ्री लोन्स यहाँ पे दिए जाएंगे राज्यों को, ताकि वो टूरिज़्म सेक्टर को और डेवलप कर सके। एफडीआई देख सकते हैं, एफडीआई यहाँ पे 596 बिलियन यहाँ देख सकते हैं, जो कि दुगना यहाँ पे देखिएगा 2005 से 14 तक के बीच की अगर हम लोग बात करें। रिफॉर्म्स की बात करें तो विकसित भारत बनाने की बात की जा रही है। 75,000 करोड़ रुपए यहाँ पे 550 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट से कनेक्टेड होंगे। देखिए, आरई की बात की जा रही है, संशोधित अनुमान, रिवाइज एस्टिमेट की बात कही जा रही है। तो यहाँ देख सकते हैं 30 लाख करोड़ रुपए के राजस्व प्राप्ति बजट अनुमान से अधिक रहने की उम्मीद है। तो हम लोग अभी डिस्कस किए थे 30 लाख करोड़ की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 47 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान यहाँ पे कहा जा रहा है। और 30 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे उधारी से इतने कुल प्राप्तियों और कुल व्यय क्रमशः 30 लाख करोड़, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16.8 लाख, इसका डिफरेंस आप देखिएगा, इसका डिफरेंस 16.8 लाख करोड़ आएगा। अभी वही तो हम लोग पढ़ रहे थे, यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ 16.8 लाख करोड़ आ गया। तो यही बातें तो हम लोग अभी यहाँ पे कवर कर रहे थे। जो पूरा आंकड़ा की मैं बात करूँ तो ओवरव्यू, जो राजकोषीय घाटा बेसिकली वो आपका कहलाएगा। तो यहाँ पे ये 16.8 लाख करोड़ जो है वो क्या है? फिजिकल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है। देखिए, देख सकते हैं यहाँ पे जो कुल प्राप्तियाँ हैं वो 30.80 लाख करोड़ है। और यहाँ पे कुल व्यय जो है वो 47.66 लाख करोड़ है। तो कितना इसमें बच गया? तो 16.8 लाख करोड़ यहाँ पे माइनस में आप देख सकते हैं, जो कि उधारी रहने की अनुमान कही जा रही है, ठीक है। तो यही सारी बातें जो जो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है, वही सारी चीज़ें वहाँ पे हम लोगों ने ओवरव्यू के तौर पे पढ़ लिया। डायरेक्ट टैक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रिपल की बात कही जा रही है। रिटर्न फाइल्स यहाँ पे 2.4 टाइम्स बढ़ने की बात कही जा रही है लास्ट 10 सालों में बात करें तो। यहाँ पे डिमांड जो है वो 25,000 यहाँ पे आप देख सकते हैं 2009-10 में निकाले गए थे। 2025,000 तक की बकाया प्रत्यक्ष पर मांग को वापस लिया गया। और 10/11 से 14/15 तक की 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष का मांग को वापस किया गया, ठीक है। इससे 1 करोड़ करदाताओं का होगा लाभ। यहाँ पे देख सकते हैं 2009-10 की अवधि की बात करें तो 25,000 रुपये तक की बकाया जो है सरकार के साथ उसको माफ़ कर दिया गया। और 10/11 से 14/15 तक की 10,000 रुपये तक की बकाया प्रत्यक्ष को मांग कर यहाँ पे माफ़ कर दिया गया। तो यहाँ पे 1 करोड़ जो लोन लिए थे उनको यहाँ पे लाभ होगा, ठीक है। अप्रत्यक्ष कर की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो यहाँ पे जीएसटी जो है वो कलेक्शन 1.66 लाख करोड़ रुपए इस साल होगा। जीएसटी कलेक्शन जो है डबल हो गया है। एसजीएसटी की बात करें वो भी बढ़ गया है 1.22। तो ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी। मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है वो परचेज़ कर रहे हैं टैक्स को दे करके। टैक्स क्या करता है? हेल्प करता है गुड्स को प्राइस को कम करने में, सर्विस के प्राइस को कम करने में, ताकि कंज्यूमर को उससे फ़ायदा मिल सके, ठीक है, उपभोक्ता को लाभ पहुँचे। करों में कमी की बात यहाँ पे कही जा रही है, लॉजिस्टिक लागत की बात करें तो, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात करें तो टैक्स में क्या बोला गया? देखिए, अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपए तक है
है ना। तो उसको 2.2 से 7 लाख तक है तो उसको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। साफ साफ यहाँ पे बोला गया, लास्ट ईयर की चीज़ें यहाँ रिपीट की गई है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। अगर मैं टैक्स पेयर की बात करूँ तो यहाँ पे ये कम हुआ है, टैक्स रिटर्न जो है वो 10 दिन कम हुआ है, 93 डेज़ का जो बेसिकली होता था, ठीक है। और यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो 26 AS नया फॉर्म आया है, उसमें फाइल होगा। रिटर्न की मैं बात करूँ तो ये सारे कार्गो वगैरह हैं, सी पोर्ट वगैरह हैं। तो गवर्नमेंट सक्सीडेड विथ ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ ऑफ नेशन फर्स्ट। यहाँ पे सरकार जो है उनके तरफ से क्या है, सरकार राष्ट्र प्रथम की मजबूत भावना को सफल बना रही है। अब यह देखने का उचित समय कि 2014 तक हम कहाँ थे और अब कहाँ हैं, ये वित्त मंत्री के द्वारा ये कही जा रही है। सरकार इस संबंध में सदन के पटल पर एक श्वेत पत्र रखेगी। यहाँ देख सकते हैं, वाइट पेपर ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। उसी चीज़ को लेकर के पूरा ओवरव्यू जो था वो मैंने आपको बताया। इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिएगा, ज़्यादा डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दिया। फिर भी एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, हरित ऊर्जा के बारे में पढ़ लीजिएगा, रेलवे के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें को लेकर के थोड़ा सा कवर कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। तो ये था पूरा आज का बजट का सेशन। कैसा लगा आपको ये पूरा लेक्चर, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई जो हमने शुरू में डिस्कस की, बेसिक चीज़ें जो हर एक टर्म्स हमने डिस्कस किया, आई होप वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। ऊपर में आपको आर्टिकल्स का सीरीज़ देखने को मिल रहा होगा, उसको जिन लोगों ने नहीं देखा है उसको देखते हुए चलिए। आर्टिकल्स का सीरीज़ हम लोग यहाँ पे रन कर रहे हैं, तो उसको नोट भी करते हुए चलिएगा, रिवाइज भी करते हुए चलिएगा। ये बजट का जो भी चीज़ें मैंने बताई है उसको समझने की कोशिश करिएगा। ज़्यादा डिटेल में कवर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उस लेवल पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जुलाई में जनरल बजट आएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो उसी को लेकर के ये पूरा लेक्चर था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जितने लोग यहाँ पे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा। जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।